चलिए आज हम लोग बोर्स ऑर्बिट में रेडियस के कैलकुलेशन को समझते हैं कि रेडियस का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये सर्कल एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा यही होता है आर, और ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में इस वेलोसिटी की तरफ यानी ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा क्या, कि ये जैसे अगर मूव कर रहा है, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो रेडियस होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के, यानी वेलोसिटी का जो स्क्वायर होगा उसके हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस। तो अगर रेडियस का हम लोग को रेशियो भी निकालना हो तो ये हमेशा इनवर्सली निकलेगा। समझ में बात है? तो अब ये चीज याद रखने की बात है एक इसमें। दूसरी चीज, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये रेडियस इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर के। 4 पाई स्क्वायर एम ई जेड ई स्क्वायर और के, जहां पे ये n क्या है, ऑर्बिट नंबर, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके बाद z यहाँ पे m और e के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z क्या है एटॉमिक नंबर, और k क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इन सारे कांस्टेंट है ये 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे लिखो m e स्क्वायर z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इन सारे का जब हम लोग वैल्यू पुट करिएगा तो सारे का वैल्यू पुट कर देने के बाद रेडियस का फाइनल वैल्यू होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन क्या ऑर्बिट नंबर। इस 5 to 9 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3 मानते हैं। रेडियस ऑफ बोथ ऑर्बिट निकालने का यही फॉर्मूला होता है, जिसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है ना। चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल, सॉरी माइनस 34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये k है, इस k का वैल्यू भी बता देते हैं हम आपको। k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस k का वैल्यू होता है। तो ये सारे वैल्यू को, ये 1 2 3 4 5 है, इस 5 में से 4 का वैल्यू आपको पता है। इन सारे को जब हम लोग इसमें पुट करेंगे, पाई का वैल्यू पता है 3.14, सारे कांस्टेंट का पाई का और 4 का वैल्यू जब हम लोग इसमें डालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड मानते हैं, और यही होता है रेडियस निकालने का तरीका। तो अभी इतना ही जानना है, इतना ही ध्यान रखो। अच्छा, एक चीज और इसमें देखो कि हम वेलोसिटी के केस में, वेलोसिटी के केस में तो बता दिए कि रेडियस का रेशियो कैसे निकल सकते हैं। अगर हम लोग को एन स्क्वायर और जेड के फॉर्म में रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अगर हम लोग को एन स्क्वायर या जेड के फॉर्म में रेशियो निकालना होगा तो देखो, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के अगर जेड को कांस्टेंट माने 0.53 तो कांस्टेंट किए तो आर जो है एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो n1 बाई n2 का होल स्क्वायर इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, तो z2 बाई z1। ये हो गया तुम्हारा रिलेशन बिटवीन n एंड z। समझ में बात है? इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन करिए, ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, और ये नोट डाउन कर लो। बस ये 4 चीज आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। चलिए रेडियस को आप समझते हैं।
देखो उस फिगर में, ये जो फिगर था जिसमें हम ये रेडियस तो बता दिए, अब समझते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी का हमने बताया था कि वेलोसिटी जो होता है वो याद करिए 2 पाई, वेलोसिटी जो है 2 पाई ई स्क्वायर जेड बाई एन एच के बराबर होता है। 2 पाई ई स्क्वायर जेड, ये जेड जो है कांस्टेंट होगा, स्क्वायर जेड बाई एन एच के बराबर होता है। तो इसमें जब 2 पाई ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एन एच, 2 पाई ई और एच, इसका वैल्यू जब डालोगे तो इसमें वेलोसिटी का फाइनल आता है 2.19 इंटू 10⁶, ठीक है, जेड इंटू जेड अपॉन एन, ये आता है तुम्हारा वेलोसिटी का। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखें, किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखें फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी हो जाता है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में हो गया, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो गया। दोनों आप लोग नोट कर लीजिए, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। जब भी हम लोग को वेलोसिटी में रिलेशन दिखाना होगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा, v1 बाई v2 इज इक्वल टू, देखो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो z1 बाई z2 इंटू n2 बाई n1। तो एक ये नोट डाउन कर लीजिए, एक ये नोट डाउन कर लीजिए, एक ये नोट डाउन कर लीजिए, ये 3 को और नोट डाउन करना है। समझ में बात है, नोट कर। अच्छा, इसी में अगर हम लोग को ये पता करना हो कि जैसे जो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कितना रिवॉल्यूशन लगाया, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है, उसका भी लिख लीजिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगाया गया। तो जो वेलोसिटी निकालोगे ना, वेलोसिटी, उसको क्या करो, बस सर्कमफेरेंस जो होता है उससे डिवाइड कर लो, यानी कि वेलोसिटी निकाले और उसको सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दिए, यही तुम्हारा क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। साथ ही में आज इतना तो रहने ही दो, और कुछ एक बोनस टिप लो। बोनस टिप जैसे, बोनस टिप में आज एक और बोलते हैं, यहां बताते हैं कुछ बोनस टिप। बोनस टिप में पहला ले लो कि एक जो हम लोग लिखते हैं ना 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ये ध्यान रखो। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है ये। और तीसरा बोनस और लास्ट बोनस ये ले लो कि हम लोग जो एम्पलीट्यूड पढ़े थे, वेव नेचर में हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़े थे, तो उसमें हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग नंबर ऑफ वेव्स निकालते हैं, यानी कितना नंबर ऑफ वेव्स हुआ, नंबर ऑफ वेव इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, यानी ये 3 बोनस टिप आज के लिए रख लो कि पहला 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम, और नंबर ऑफ वेव जब भी निकालना हो किसी भी क्वेश्चन में तो हमेशा ऑर्बिट नंबर को देखना, हमेशा ऑर्बिट नंबर को, ऑर्बिट नंबर के बराबर ही होता है नंबर ऑफ वेव्स। चलिए एक चीज और समझते हैं कि एनर्जी हमारा होता है 2 पाई स्क्वायर me4 n स्क्वायर h स्क्वायर, ये तो एनर्जी होता है। अब इसमें सारे कांस्टेंट का जब वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू कितना आ जाता है,
एनर्जी का वैल्यू आता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, -18 जूल पर एटम। अब इसी में अगर हम लोग n स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये तुम्हारा एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट का अगर तुमको एनर्जी निकलना है तो उस ऑर्बिट के स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर दो, तुम्हारा उस ऑर्बिट का एनर्जी निकल जाएगा जूल पर एटम में। और यही एनर्जी अगर तुमको किलो जूल पर मोल में निकालना है तो -1312/n² कर दो, किलो जूल पर मोल। यहाँ पे निगेटिव साइन क्या शो करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे निगेटिव साइन शो करता है। किलो जूल पर मोल में ये हो गया। और ये जो एनर्जी का कैलकुलेशन हम बताए, ये जो एनर्जी का कैलकुलेशन बताए, ये किसके लिए बताए? एटम्स के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ये वाला कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी बताए। आयंस के लिए, फॉर आयंस, आयंस के लिए होता है बस यही जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला को लिखो। En is equal to 2.18 into 10⁻⁻18 by n² और इंटू जेड स्क्वायर जूल बाई एटम, जूल पर एटम। ये जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर। हाँ, तो जेड यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। बस जो एज इट इज फॉर्मूला है, बस उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है? जेड स्क्वायर से। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये आयंस के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया तुम्हारा आयंस के लिए। ये दोनों हो गया फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए वो वाला हो गया। और ये दोनों, ये किसके लिए हो गया? आयंस के लिए। अब एक चीज और देखो, एक चीज और यहाँ पे समझिए। आप लोग को काम वैसे मेजरली यही वाला आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला, लेकिन हम बाकी सारे यूनिट्स में भी फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी का वैसे इसको ईवी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, वो तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ लिख दे रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो उसके हिसाब से ये हो गया 1 जूल 10⁹ अर्ग के बराबर होता है। तो इस केस में एनर्जी हो जाता है -21.78 इंटू 10⁻⁻12 इंटू Z²/n² अर्ग पर एटम। ये किस केस में हुआ? अर्ग के केस में। किस केस में? अर्ग के। तीसरा, जैसे 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी वो 4.18 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। तो इस केस में तुम्हारा एनर्जी हो जाएगा, इस केस में तुम्हारा एनर्जी क्या हो जाएगा? -5.12 इंटू 10⁻⁻19 कैलोरी पर एटम। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन हर केस में क्या शो कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज और कि एनर्जी एट इंफिनिटी, यानी एनर्जी एट इनफाइनाइट से, एनर्जी एट इनफाइनाइट से यानी n इज इक्वल टू जब इंफिनिटी होगा तो उस केस में एनर्जी 0 होता है। इनफाइनाइट सेल में एनर्जी तुम्हारा क्या होता है? 0 होता है। और इन जनरल अगर बोला जाए, इन जनरल, तो इन जनरल होता है En इज इक्वल टू E1/n²। ये क्या होता है? इन जनरल, जनरल केस में एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? E1/n²। ये जनरल केस के लिए हुआ, बाकी सारा यहाँ पे आपके सामने एज इट इज लिखा हुआ है। इस सारे को याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, चलो।
चलिए एनर्जी डिफरेंस को समझते हैं टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल में। इसका मतलब ये होता है जैसे अगर तुमको बोला कि डेल्टा ई वन मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी। उसी तरह से डेल्टा ई टू बोला तो इसका मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी माइनस सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी। उसी तरह से अगर तुमको बोल दिया डेल्टा ई सेवन, इसका मतलब होता है एट्थ ऑर्बिट का एनर्जी माइनस सेवेंथ ऑर्बिट का एनर्जी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज और कि जो एनर्जी होता है और एनर्जी और ऑर्बिट नंबर में क्या रिलेशन होता है। देखिए एनर्जी जो होता है सिंपल, केवल एनर्जी एनर्जी जो होता है वो ऑर्बिट का नंबर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी ऑर्बिट नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिट नंबर के। यानी सेल में जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर ये जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो एनर्जी तो इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे जैसे एन इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज किया, लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा। यानी इसको ऐसे लिखें E1 E2 E3 E4 ऐसे ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन जो डेल्टा E1 है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये एनर्जी हो गया, ये एनर्जी डिफरेंस हो गया। एक चीज और, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से कुछ कुछ टर्म्स है, ऐसा धीरे धीरे याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से इसका अगर रेशियो पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के टर्म में तो R2/R1 होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो PE1/PE2 इज इक्वल टू R1/R2, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर पूछा जाए, इसका ऑर्डर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर ऐसे होता है ये E1 ग्रेटर के E2 ग्रेटर के E3, इस टाइप का कुछ एनर्जी का ऑर्डर इनका चलता है। काइनेटिक एनर्जी का देख लो क्या ऑर्डर चलता है, और पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ऐसे चलता है PE1। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा PE3। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो डिक्रीज करता जाएगा। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक चीज और, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तुम्हारा किस में होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ये तुम्हारा कहाँ हो जाता है, इनफाइनाइट ऑर्बिट में। ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट ऑर्बिट में। ये हो जाता है इनफाइनाइट ऑर्बिट में। कुछ कुछ चीजें हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा एक चीज और इसमें जान लो, एनर्जी का जब बात हो रहा है तो और कुछ चीज देते हैं कि वेलोसिटी और रेडियस निकाले थे, वेलोसिटी और रेडियस। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड, और रेडियस क्या है, डिस्टेंस। तो स्पीड और डिस्टेंस के साथ का एक और भाई है टाइम, तो उसका भी कुछ हम लोग जुगाड़ करके रेशियो निकालते हैं। तो टाइम का अगर रेशियो निकालना चाहो तो
बताते हैं टाइम का रेशियो क्या होता है। देखिए टाइम का रेशियो बताते हैं। देखिए टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। इतना चीज हम लोग जानते हैं, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पे ध्यान दो, डिस्टेंस को हम लोग आर लिख सकते हैं, यानी टाइम इज इक्वल टू आर बाई वेलोसिटी। तो अब इस दोनों का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो उस फॉर्मूला को सिंपल डाल देते हैं। तो यहाँ पे डालोगे आर का, तो आ जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये आएगा। और वेलोसिटी का डालोगे तो वो आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18, 18 नहीं 8 एन, एक मिनट, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है, नहीं जेड अपॉन एन ना, जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन ये होता है। तो एक काम करते हैं, अब ये जो जेड है, ये जेड यहाँ पे, ये जेड को ऊपर, एन को ऊपर भेज दो। तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर, पहले से ये एन ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा एन क्यूब बाई 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8, यहाँ जेड है, यहाँ पे भी क्या है जेड है। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू, यहाँ पे नीचे जेड कर दो, इस जेड को कहाँ कर देंगे नीचे, इस पूरा इंटू जेड कर दो, और इस एन को ऊपर भेज दो। तो इस एन को ऊपर भेज दोगे तो एन क्यूब, और यहाँ नीचे आ जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये चीज को ध्यान रखो, ये क्योंकि कांस्टेंट है, तो टाइम का अगर हम लोग रेशियो निकालें t1/t2, तो वो निकलता है n1/n2 का होल क्यूब इंटू z2/z1 का होल स्क्वायर। यानी टाइम का रेशियो निकला t1/t2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं n1/n2 का होल क्यूब इंटू z2/z1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा निकल गया टाइम का रेशियो। और टाइम का फॉर्मूला ये रहा, टाइम का फॉर्मूला यहाँ है, टाइम का रेशियो यहाँ है। इस दोनों को भी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। और आज का वीडियो खत्म।